चलिए आज दुनिया के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जो हमेशा सुर्खियों में तो रहता है लेकिन अक्सर समझ नहीं आता। साउथ चाइना सी। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की तारीख में ये जियोपॉलिटिक्स का सबसे गर्म और सबसे पेचीदा अखाड़ा बन चुका है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हर साल $5 ट्रिलियन का ग्लोबल ट्रेड इन्हीं पानी से होकर गुजरता है। जी हाँ, 5 ट्रिलियन। ये एक आंकड़ा ही इसे दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन बना देता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पानी का ये शांत सा दिखने वाला इलाका इतने बड़े ग्लोबल झगड़े का सेंटर बन गया है? आइए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझेंगे, फिर उन दावों को देखेंगे जो इस विवाद की जड़ हैं, ये भी जानेंगे कि लहरों के नीचे क्या छिपा है, फिर देखेंगे कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसमें क्या कर रही हैं, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो पहला हिस्सा, इसका स्ट्रेटेजिक महत्व। इसे आप एक तरह का ग्लोबल चौराहा समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये है कहाँ। देखिए, इसके उत्तर में चीन और ताइवान है, पश्चिम में वियतनाम, पूर्व में फिलीपींस और दक्षिण में मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया जैसे देश। मतलब ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका है। अब एक चीज जो उसे वाकई में स्ट्रैटेजिक बनाती है वो है चोक पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता होता है कि अगर कोई इसे कंट्रोल कर ले तो समझ लीजिए उसने पूरे ग्लोबल ट्रेड की नब्ज पकड़ ली। और यहाँ का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 1/3 ट्रेड गुजरता है। सोचकर देखिए इस पर कंट्रोल का मतलब क्या होगा। चलिए अब इस विवाद की जड़ तक चलते हैं। दूसरा भाग, विवाद की जड़। और ये सारा खेल शुरू होता है नक्शे पर बनी सिर्फ एक लाइन से। तो आखिर ये झगड़ा है किस बात का? यहाँ 2 मुख्य आइलैंड ग्रुप्स हैं, पैरासेल और स्प्रैटली आइलैंड्स। और जैसा कि दिख रहा है, इन पर दावे करने वालों की लाइन लगी है। चीन, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, लिस्ट बहुत लंबी है और यही चीज इसे इतना पेचीदा बना देती है। और इन सभी दावों के बीच में है ये 9 डैश लाइन। ये चीन की खींची हुई एक लाइन है जो 1947 के एक पुराने नक्शे पर आधारित है। और इस एक लाइन के दम पर चीन पूरे साउथ चाइना सी के करीब 80 से 90% हिस्से को अपना बताता है। जाहिर है, चीन की ये एक लाइन बाकी सभी देशों के दावों को एक झटके में खारिज कर देती है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के इन टुकड़ों की नहीं है। असली खजाना तो लहरों के नीचे छिपा है। तीसरा भाग, संसाधनों की होड़। देखिए, क्षेत्रीय दावों के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है पैसा। एक अंदाजे के मुताबिक इस समंदर के नीचे करीब 11 अरब बैरल तेल का भंडार हो सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ 1900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भी भंडार होने का अनुमान है। अब सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर किसी को एनर्जी चाहिए, ये कितना बड़ा खजाना है जिसके लिए कोई भी देश किसी भी हद तक जा सकता है। और एनर्जी के अलावा एक और जरूरी चीज है, खाना। पूरी दुनिया की फिशरीज का करीब 12 से 15% हिस्सा इसी एक समंदर से आता है। मतलब करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और उनका खाना इसी पर निर्भर करता है। अब जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, पैसा, एनर्जी, खाना, तो जाहिर है कि दुनिया की बड़ी ताकतें चुप तो नहीं बैठेंगी। और यहीं से शुरू होता है असली ग्लोबल पावर प्ले। तो सवाल यह है कि क्या इस झगड़े को सुलझाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून हैं भी या नहीं? बिल्कुल हैं। इसे कहते हैं UNCLOS, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो बताता है कि समंदर का इस्तेमाल कैसे होगा। इसके मुताबिक हर तटीय देश को 200 नॉटिकल माइल का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ मिलता है। और इसी कानून के तहत 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। एक इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला देते हुए साफ साफ कह दिया कि चीन की 9 डैश लाइन का कोई कानूनी आधार नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन चीन का जवाब, उन्होंने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया, इसे अवैध और बेकार बता दिया। और यहीं से कानून और ताकत की असली लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कानून को एक तरफ रखकर चीन ने एक बड़ी चालाक स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर जमीनी हकीकत को अपने पक्ष में बदल लेना। कोई भी कदम इतना बड़ा नहीं होता कि उस पर कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हो, लेकिन देखते देखते पूरा नक्शा ही बदल जाता है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा नमूना है चीन की ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। तरीका बहुत सीधा है। पहले छोटी छोटी चट्टानों पर कब्जा करो,
फिर उन पर ढेर सारी रेत डालकर नकली द्वीप बना दो और आखिर में वहां रनवे, रडार और मिसाइलें तैनात कर दो। तो ऐसे में दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं? अमेरिका अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस चलाता रहता है, ये जताने के लिए कि ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है। भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है और चीन के असर को बैलेंस करने के लिए क्वाड और ऑकस जैसे ग्रुप्स भी बन चुके हैं। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। 5वां भाग, भविष्य का फैसला, कानून बनाम ताकत। तो आज की स्थिति क्या है? देखिए, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में फूट पड़ रही है, दुनिया का पावर बैलेंस बदलने का खतरा सामने है, और सबसे बड़ी बात, माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी चूक भी एक बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? जानकार कहते हैं कि एक बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की इज्जत की जाए। यही शांति का रास्ता है। लेकिन सच तो यह है कि इस रास्ते पर प्रगति बहुत बहुत धीमी है। और यहीं पे हम इस सवाल के साथ रुकते हैं कि इस समंदर का भविष्य आखिर कौन तय करेगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर सिर्फ ताकत के दम पर? यह सिर्फ एक समंदर का सवाल नहीं है। इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि 21वीं सदी की दुनिया किस दिशा में जाएगी।